Okay. In previous class, we have discussed lecture 4. Okay, basic laws, Ohm's law, resistance वगैरह क्या होता है, what is resistance. We have studied the property of resistance, the resistivity, the unit of resistance, the unit of resistivity, a mathematical representation. The next we have seen the graph. There are two types of resistors. Linear resistors if it follows the Ohm's law, and if it does not follow the Ohm's law, then the non-linear resistors. Okay, we have studied the example of non-linear resistors that like diode, light bulb. Uh, Next, we have seen that the inverse of resistance is called conductance, and the inverse of resistivity is called conductivity. The unit of this is Siemens or mho or mho inverse. Okay, साइन कन्वेंशन, वी हैव स्टडीड साइन कन्वेंशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक एलिमेंट के अंदर प्लस से माइनस ट्रेवल करेगा, है ना, करंट प्लस टू माइनस, वी हैव स्टडीड. बट अगर माइनस से प्लस ट्रेवल कर रहा है तो V इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट बताया था. जब भी शॉर्ट सर्किट हो मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो, और ओपन सर्किट था उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, पावर अब्सॉर्ब्ड बाय रेजिस्टर भी देख चुके हैं. V स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, दोनों आप अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमने देखी थी वो थी नोड्स, पाथ, लूप्स एंड ब्रांचेस. ठीक है, नोड भी हमने बताया था कि इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस. ठीक है, और व्हाट इज ब्रांचेस, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी. व्हाट इज पाथ, पाथ मतलब आप एक नोड से चालू करते हो, सपोज दिस इज द एग्जांपल, एक पाथ एक फर्स्ट नोड से चालू कर रहे हो, ये एक एलिमेंट आ गई, यहाँ थर्ड तक पहुंचने का एक ये पाथ हो गया यहाँ तक. ठीक है, बट अगर इसी को मैं पूरे इसी पाथ को यहाँ से इस नोड से 1 से चालू करके 2 3 से जाके वापस 1 तक पहुंच जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा लूप. ओके, तो ये हमने देखे थे डिफरेंट एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोड, लूप, ब्रांचेस. ओके, देन वी हैव स्टडीड द इंपॉर्टेंट लॉज. फर्स्ट इज किरचॉफ लॉ. वो क्या कहता है कि भी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट और समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू जीरो. बहुत सारे स्टेटमेंट है. ठीक है, ये एग्जांपल हमने देखे थे. ठीक है, साइन कन्वेंशन देख लिया था. ठीक है, नेक्स्ट है आपका केसीएल. ये भी इंपॉर्टेंट था आपका कि भाई आप एक पूरे पूरे सर्किट में क्लोज पाथ के अंदर भी केसीएल लगा सकते हैं. ठीक है, फिर आप बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल बेस्ड है. उसमें क्या कहता है कि क्लोज लूप के अंदर आपका समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ समेशन और वोल्टेज राइज जो भी है. ठीक है, फिर मैंने कन्वेंशन आपको दिखाई दे के भी दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि आप वोल्टेज राइज को बेसिकली पॉजिटिव मान सकते हो और वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव मान सकते हो. दूसरा नोटेशन था कि भी वोल्टेज राइज को नेगेटिव मानो और वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव मानो. ठीक है, और आपकी मर्जी है. मैंने आपको कहा था कि भी आप अगर वोल्टेज ड्रॉप को, मतलब ये इंपॉर्टेंट था, प्लस आप माइनस से प्लस जाओगे तो हमेशा वोल्टेज राइज होगा, इसको आप नेगेटिव मानो. ठीक है, मेरे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो ये हमेशा माइनस साइन आएगा पहले. ठीक है, तो इसमें आप आराम से केवीएल लगा सकते हो. सिंपल, आप एक क्लोज पाथ में केवीएल लगाओगे तो क्या आया था, माइनस पहले आया माइनस V1, फिर प्लस आया तो प्लस V2, फिर प्लस V3, माइनस V4 प्लस V5 इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन 2. इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसमें वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव माना. ठीक है, so this is the things we have studied in lecture 4. Now we should start our lecture 5. ये भी सिंपल है, आपका बेसिक्स है. नेक्स्ट है कि भाई आप सीरीज रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज डिवीजन. जो वोल्टेज डिवीजन रूल था, करंट डिवीजन रूल, वो कहाँ से आया और क्या है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं, ये वाला टू सीरीज, जिसमें R1 और R2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है. कैसे पता चलेगा कि सीरीज में, अगर ये इन दोनों की रेजिस्टेंस की एक ही नोड है, ये भी एक नोड है ना, और इन नो या फिर इन दोनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, सीरीज में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो अब सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द Vs वोल्टेज एंड द करंट ट्रेवलिंग इन दिस रेजिस्टेंस इज Is सोर्स रेजिस्टेंस, और ये केवीएल. आप सिंपल केवीएल लगा सकते हो. केवीएल इक्वेशन सिंपल सी क्या लगाओगे, चलो सेकंड कन्वेंशन की अगर रूप से लगाएंगे तो क्या आएगी, अगर ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस पहले आया तो माइनस Vs, प्लस ये प्लस है तो प्लस V1, फिर आया यहाँ पे क्या है, प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो. ये लगी हुई इक्वेशन नंबर 1.
अब मुझे बताओ V1 में, V1 को हम और क्या लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I इंटू आर। अब नेक्स्ट बात, प्लस से माइनस ट्रेवल कर रहा है और करंट भी अंदर प्लस से माइनस ट्रेवल कर रहा है, तो आई एस इंटू आर वन प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही इक्वेशन उल्टी लगाई होती तो ये क्या था, माइनस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये इक्वेशन आपको दिख रही है, माइनस वी एस प्लस वी वन प्लस वी टू इजिकल टू जीरो। इन वी वन की जगह हमने क्या रखा है, आई एस आर वन, और वी टू की जगह लिखा है आई एस इंटू आर टू। ये इक्वेशन मैंने पुट की और मेरे पास कुछ ऐसा ये वाली इक्वेशन आ गई, क्या आएगी, वी एस इजिकल टू आई एस कॉमन आ गया, आर वन प्लस आर टू, और आर वन प्लस आर टू को मैंने क्या लिख दिया, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, दिस इज माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू। यानी इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि भाई अगर दो एलिमेंट, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो डायरेक्टली, ठीक है। तो वो ये कुछ आया। ऐसा ही अगर अब मैं इसको जनरलाइज करूं इस इक्वेशन को, कि भाई अगर इन आर इज इक्वल टू एन तक बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इफ एन रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सबका समेशन, ठीक है, ये पढ़ चुके हो आप, है ना, सिंपल, ये उसका प्रूफ दिखा रहा हूं कि आया कहां से। ओके, फिर वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि सपोज इधर देखिए, ये वीएस वोल्टेज है और V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस R2। तो ये वीएस वोल्टेज ही दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड होगी, है ना। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, सपोज 5 ओम है 5 ओम है, तो ये वोल्टेज को दिक्कत ही नहीं है, ये दोनों में आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, VS बाई टू और VS बाई टू। तो ये जो ये फॉर्मूला है, यानी वोल्टेज V1, मुझे V1 निकालना है, तो टोटल वोल्टेज कितनी है, VS, ये वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा याद रखना। V1 में वोल्टेज निकाल रहा हूँ, V1 वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस R1। अगर आपको कोई पूछे कि मुझे रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 निकालनी है, तो VS इनटू जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है इनटू दैट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है, R1 और R2, R1 प्लस R2। सेम V2 कैसे निकलेगा भाई, V2 कुछ नहीं है, इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू VS। ये आया कहां से, सिंपल, ये पहली वाली इक्वेशन से आया, देख सकते हो आप। V1 इज इक्वल टू आई एस आर वन होता है, V1 इज इक्वल टू आई एस इंटू R1 होता है। एंड व्हाट इज आई एस, आई एस क्या है, आई एस करंट इन द सर्किट। वो कैसे, कितना होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कितनी है इसकी, VS, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को, इस आई एस आ गया इंटू R1 कर दो, इंटू R1, यही तो इक्वेशन बनी, V1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको तो बस ये याद रखना है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आप वोल्टेज निकालना चाहते हो, पहले उसको मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस समेशन इनटू जो भी आपकी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। और हमेशा वोल्टेज डिवीजन रूल तभी लगेगा जब आपका जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, इस फॉर्म में हो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। So we can see that the source voltage is divided among the resistor in direct proportion to their resistance, यानी directly proportional to resistance divided. This is called principle of voltage division and circuit in above figure is called voltage divider circuit. ठीक है। अगर आप जनरलाइज अगर इसको इक्वेशन निकालोगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, सिंपल है। Vn क्या है, आपकी सप्लाई वोल्टेज जो भी है, इन सॉरी Vn वोल्टेज कौन सी, Vn वोल्टेज जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है, सपोज n रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी, तो Vn इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितनी दे रखी है, Vs इनटू कौन सा रेजिस्टेंस होगा, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है, तो Rn डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल, ये वोल्टेज डिवीजन रूल है, ये बहुत काम में आता है सर्किट सॉल्विंग में, ठीक है। फिर बात करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस और करंट रेजिस्टेंस। तो आपने देखा सीरीज रेजिस्टेंस में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ओके। फिर बात करते हैं आईएस, अगर करंट सोर्स है आईएस और रेजिस्टेंस क्या है आपके दो, ये R1 है, ये R2 है, मैंने लिखा, ओके, दिस इज R2। अब देखते हो पैरेलल में, मैंने आपको बताया था पैरेलल वोल्टेज क्या होती है, सीरीज में पैरेलल में कैसे पता चलेगा कि दो क्वांटिटी पैरेलल में है, अगर दोनों क्वांटिटी के बीच, दोनों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल, ठीक है। तो अगर इसके अक्रॉस V वोल्टेज है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या रहेगी, V, और इस
सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या रहेगी, V, यानी तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल में। तो अब सिंपल आप केसीएल लगा सकते हो इस नोड 1 पे। केसीएल क्या आएगा, IS इज इक्वल टू इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2। ओके, अब मुझे बताओ I1 को क्या लिख सकते हो, I1 क्या होता है, V अपॉन R। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V, और रेजिस्टेंस R, तो V1 अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। सिंपल है, ठीक है। मैंने V को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को मैंने लिख दिया R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, R1 R2 अपॉन सॉरी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, जहाँ पे R इक्विवेलेंट ये है, इसका जस्ट उल्टा। तो आप ये देख रहे हो कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, किस में ऐड होंगे, इनवर्स के रूप में। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे डायरेक्टली ऐड हो रहे थे किसमें, सीरीज में, बट अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। और अगर एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में तो कितना होगा, ये इक्वेशन फॉलो हो जाएगी। 1 अपॉन उनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दिस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस ऑलवेज। अब एक और चीज, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो टोटल जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा, वो बड़ा हुआ आएगा, जो भी बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम आएगा, किससे कम आएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू सपोज ये मेरा 10 है और ये मेरा सपोज 5 है, ठीक है। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 5 से ही छोटा आएगा, ये प्रूफ है ना। ये ऐसे थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल गेट के अंदर आपके वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं, तो ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको और करंट डिवीजन रूल से निकाल लेते हैं, देखो कैसे होगा। देखो यही सेम सर्किट मैंने वापस कंसिडर किया है, कुछ नहीं किया है, आई एस इक्वल टू दिस। अब मुझे बताओ I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 को लिख सकता हूँ V अपॉन R1, ओके। एंड व्हाट इज दिस V, और ये इक्वेशन हमने पढ़ी है, V इज इक्वल टू आई एस इंटू आर इक्वल, ठीक है। V इज इक्वल टू आई एस इंटू आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, यहीं से तो निकाला है। आई, ये V मेरा VS बन गया सपोज, आई एस इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्वल। इसी इक्वेशन को मैंने वापस यहाँ लिखा है, ठीक है। आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब मुझे I1 निकालना है, तो ये जो भी वोल्टेज है इसको अगर मैं R1 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, करंट डिवीजन का फॉर्मूला आ जाएगा। R1 से R1 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई एस। तो ये मेरे करंट डिवीजन का रोल फॉर्मूला हो गया। अब करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल सेम है, बट ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ध्यान रखने वाली ये चीज है कि यहाँ पे जब वोल्टेज डिवीजन रूल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एज रेजिस्टेंस होता है, बट करंट में क्या होता है, दूसरा रेजिस्टेंस। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे I1 करंट निकालना है, तो टोटल करंट कितना है, IS इनटू कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे, R1 नहीं, हम कौन सा लेंगे, R2, R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। ऐसे I2 देख लो, अगर मुझे I2 निकालना होगा तो टोटल करंट IS है, बट मल्टीप्लाई किससे करोगे, R2 से नहीं करोगे, किससे करोगे, R1, जस्ट उसका दूसरा रेजिस्टेंस, तो इनटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो इसके अंदर IS इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द रेजिस्टर्स इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज, ठीक है। बस ये ध्यान रखने वाला है कि वोल्टेज डिवीजन रूल में वही रेजिस्टेंस आता है जिसके क्रॉस हम निकाल रहे हैं, बट करंट डिवीजन में रेजिस्टेंस ऊपर वो आता है जिस जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसके अलावा, ठीक है। नीचे तो टोटल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, R1 प्लस R2 आता है। दिस इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल एंड दैट वाज वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट, आप बहुत सारे मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हाइल अप्लाइंग करंट डिवीजन व्हेन मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर अभी दो तो है, दो में तो लगा दोगे, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं, ऐसे यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है बहुत सारे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज मुझे आई बहुत सारे पाथ है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहा एन तक है, ठीक है। और के मान लो कि सपोज ये मेरा केथ पाथ है, ओके, आई के, ओके आई के, इसके अंदर मुझे बेसिकली करंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा करंट डिवीजन रूल, वो कहता है इज इक्वल टू टोटल, सपोज यहाँ से एक सोर्स आ रहा है, IS आ रहा है, किसी की वॉइस ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ करिए, म्यूट करिए अपने आप को।
1 second, ओके, ठीक है। तो अब मुझे आई के इसके अंदर करंट निकालना है, तो इन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, ये आ गया टोटल करंट इनटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मैंने कहा इनवर्सली, तो 1 अपॉन आर के, इसका जो भी रेजिस्टेंस है, इस पाथ का जो भी रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन आर के लिख लो, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो वो कैसे ऐड होंगे, इनवर्स में 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस दिस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर दो से ज्यादा पाथ मिले तो आपको, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। तो आपको वोल्टेज डिवीजन रूल समझ में आ गया, करंट डिवीजन रूल समझ में आ गया, दूसरा ये पता चल गया कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनको डायरेक्टली ऐड करना है, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनको कैसे ऐड करना है, इनवर्स के फॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले देख लेते हैं दो जो हमारे सोर्सेस है, दो सोर्स हम कौन से ले रहे हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, क्यों, तो देखो दिस इज माय आइडियल वोल्टेज सोर्स Vs, और मुझे इसके टर्मिनल के अंदर इस, ये आपकी पूरी आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये पूरी है सपोज फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ पे मैंने उस वोल्टेज सोर्स से दो तार बाहर निकाल लिए। आप क्या चाहते हो, सपोज दिस इज माय 3 वोल्ट, ठीक है, दिस इज माय 3 वोल्ट, तो आपको जो दो आपने दो वायर बाहर निकाले हैं और इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज मेजर करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 3 वोल्ट मिलना चाहिए, बट नहीं मिलता 3 वोल्ट, 3 वोल्ट से कम मिलता है, क्यों, कुछ कुछ वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो जाती है, इस रेजिस्टेंस में। और आइडियली आप क्या चाहते हो, जो 3 वोल्ट है पूरी की पूरी कहाँ आ जाए, यहाँ वीटी टर्मिनल पे। वो तभी आ सकती है जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, 0, क्या हो इसकी 0, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा तो 3 वोल्ट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आइडियल रेजिस्टेंस की बात हुई, बट प्रैक्टिकली आपके रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, ये ध्यान रखना। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0, बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है लेकिन। So in non-ideal or practical voltage source, an internal resistance is present in series, ठीक है, RS। तो अब आप इक्वेशन लिखिए, केवीएल लगा सकते हो, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 देखो, मुझे VT में क्या मिलेगा, VS माइनस इस रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होगा, IT इंटू RS। तो देखो VS माइनस IT इंटू RS, ये इक्वेशन आ गई इससे। अगर सपोज आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0, इसको 0 पुट करिए तो V2 की वैल्यू क्या होगी, VS, ये तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, ओके। अगर हम ग्राफ को देखें, देखो ये ग्राफ ड्रॉ है VT वोल्टेज सोर्स और करंट में, ठीक है। जब IT यहाँ पे इनिशियल में 0 था तो VT की वैल्यू थी VS मैक्सिमम। अब मुझे बोलो जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा ये वाली वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती जाएगी और नेट वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या कम होती जाएगी, तो इसका स्लोप क्या होगा, गिरता हुआ आएगा, डिक्लाइनिंग स्लोप आएगा इसका, ठीक है। दिस इज जो ये ग्राफ बताया ये मैंने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ बताया। और आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, IT आप चाहे कितना भी इंक्रीज कर दो, VT की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा VS, क्योंकि ड्रॉप तो होगा ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसे स्लोप 0 कांस्टेंट। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का, बट ये वाला आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। करंट सोर्स का देख लेते हैं। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये आप ध्यान रखना। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल करंट सोर्स का आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होता है इनफाइनाइट, क्यों, देखिए ये सर्किट है करंट सोर्स का, और ये जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगा हुआ है, ओके, RS। अब IT यहाँ पे आप क्या चाहते हो, ये अगर 5 एम्पियर है, आप चाहते हो कि इस टर्मिनल पे भी कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए, क्योंकि आइडियल है, बीच में लॉस नहीं होनी चाहिए। आइडियल चीज का मतलब लॉस फ्री, ये ध्यान रखना, ठीक है, नो लॉसेस। बट क्या होता है 5 एम्पियर, अब इसको एक पाथ मिल गया यहाँ पे, तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, सपोज 0.5 एम्पियर ही चला गया इसमें, तो यहाँ पे कितना मिला मुझे, 4.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का लॉस हो गया, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल सोर्स की बात कर रहे हैं। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का RS इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट को मैंने बताया अभी, ओपन सर्किट, इसको हटा ही दो, अगर इसको ये हट जाएगा तो पूरा का पूरा 5 एम्पियर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इस टर्मिनल पे। ये तो चाहते हैं हम आइडियल मैक्सिमम के लिए, बट ऐसा
प्रैक्टिकली नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर आता ही है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो 5 एम्पियर में से कुछ यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मुझे कम मिला, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल आइडियल, सॉरी प्रैक्टिकल करंट सोर्स। बट आइडियल में ये इनफाइनाइट होगा। अगर इसको आप सोच लो शॉर्ट सर्किट कर दो कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अगर आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया भाई, तो शॉर्ट सर्किट कर दिया, पूरा का पूरा 5 एम्पियर कहाँ से फ्लो करेगा? इस रेजिस्टेंस के अंदर से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो सारा का सारा करंट, नो बेसिकली कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो सारा का सारा वहीं से फ्लो करेगा। इसलिए यह ध्यान रखना कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। चलो इस नोड पे हम केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? IT आउटगोइंग करंट है, IS इनकमिंग करंट है, और इसके अंदर करंट सपोज कुछ भी जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? VT अपॉन RS। ये रहा IT इज इक्वल टू IS माइनस VT अपॉन RS। इस नोड पे केसीएल लगा के इक्वेशन आई है, ठीक है। तो अब इसमें पुट देख लीजिए आप, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं IT और VT के बीच में, जब स्टार्टिंग के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल VT वोल्टेज 0 थी, तो IT बराबर क्या था? IS। जैसे जैसे वोल्टेज डेवलप हुई, जैसे जैसे करंट डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगी, तो कुछ ना कुछ IS में से ये ये क्वांटिटी माइनस होगी, तो माइनस होगी तो ये कम होगा नेट, तो IT भी क्या करेगा? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो अगर IT और VT में आई, ये तो कौन सा हुआ? प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। और आइडियल करंट सोर्स का मतलब RS की वैल्यू कितनी होगी आइडियल के लिए? इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा? 0। तो ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी? 0 आइडियल के लिए। तो IT बराबर क्या होगा? IS। तो आप चाहे VT कितना भी बढ़ाते जाओ, IT हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्लोप 0, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, और आइडियल एज वेल आइडियल करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स का ग्राफ क्या आता है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो और दूसरा, ये समझ में आ गया आपको सोर्सेस क्या है। फिर बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वन कौन सी इक्वेशन थी? जो हमारी वोल्टेज सोर्स से आई थी, ठीक है। वोल्टेज सोर्स ये 1, ठीक है, ये दिस इज 1, और 2 ये करंट सोर्स से आई। इन दोनों में आपने जब बेसिकली इक्वेशन से क्या निकला? Vs इज इक्वल टू IS RS। ये सॉल्व करते तो ये निकलता है, मतलब वोल्टेज सोर्स Vs है, करंट सोर्स IS है, और RS क्या है? उनका रेजिस्टेंस, ठीक है। RS कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। तो इससे क्या निकला कि हेंस वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। मतलब करंट सोर्स को भी हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स को भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? वो देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत आता है। कुछ नहीं है, ये कौन सी सोर्स है पहले आपको पहचाननी पड़ेगी, कौन सी सोर्स है? ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स होगी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? RS, ये होगा। इसको करंट सोर्स में करना है तो आपको कुछ नहीं करना, ये अभी हमने पढ़ी थी इक्वेशन नंबर 3 जो कंक्लूजन आई यहाँ से, ये Vs इक्वल टू IS RS। इससे हम IS, अगर वोल्टेज सोर्स दे रखी है तो करंट सोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी वोल्टेज है उसको RS से डिवाइड कर दो, ये Vs डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? IS, वो यहाँ लगा दो। और हम जानते हैं करंट सोर्स के पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम, ये वाली, ओके। तो ये कन्वर्जन हुआ वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में। उल्टा भी कर सकते हैं। अब ये कौन सी सोर्स है भाई? ये मेरी करंट सोर्स है, पैरेलल में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, हम जानते हैं करंट सोर्स के। और इसको मुझे इस सिर्फ इसी टर्मिनल को मुझे चेंज करना है वोल्टेज सोर्स में। तो हम जानते हैं वोल्टेज सोर्स में एक तो वोल्टेज सोर्स होगी V, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? यही जो पैरेलल में। और इसकी Vs की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, IS इंटू RS, इस इक्वेशन। तो दिस इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको बहुत सारे सर्किट के अंदर जब भी ऐसा कुछ सर्किट दे रखा है, अगर आपको लग रहा है कि ये सर्किट सॉल्व नहीं हो रहा, तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कर दो और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में, अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना। आप कॉम्प्लेक्सिटी अपने सर्किट की रिड्यूस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, ठीक है। अब सोर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट, अगर सोर्स को मैं सीरीज में लगा दूं, पैरेलल में लगा दूं, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को, ऐसे करंट सोर्स को, तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स। अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो देखो, विद सेम रेफरेंस क्वालिटी, ये V1 वोल्टेज कहाँ करंट फ्लो करवाएगा? ऊपर। ये भी V2 कहाँ करवाएगा? ऊपर। दोनों एक ही डायरेक्शन में
करंट फ्लो करवा रहे हैं, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिंपल, V1 प्लस V2 और साइन प्लस और माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात करें तो ये बी इक्वेशन देखो, अपोजिट पोलरिटी है, इसकी तो क्या है प्लस माइनस है, लेकिन इसकी क्या है माइनस प्लस। ये करंट कहाँ फ्लो करवा रहा है, ऊपर की तरफ, ये करंट कहाँ फ्लो करवा रहा है, नीचे की तरफ। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर मैंने इस टर्मिनल को प्लस माना है और इसको माइनस माना है, तो आप किसकी पोलरिटी मान के चल रहे हो, V1, यानी V1 को आपने बड़ा मान लिया है। तो जो नेट होगा भाई ऑब्वियसली दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा, तो V1 माइनस V2 आएगा या V2 माइनस V1, वो कैसे डिसाइड करोगे, आप एक को मान लो, आपने मान लिया V1 बड़ा है तो प्लस माइनस कर लिया और V1 माइनस V2 कर दिया। हाँ, अगर आपने सपोज अपोजिट माना है, ये अगर आपने यूं माना है, ये मैंने माइनस मान लिया, इसको मैंने प्लस माना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब जो ये है ना V1 माइनस V2 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, V2 माइनस V1 आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, बहुत साइन से ही पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए 5 एम्पियर और बिकॉज ऑफ साइन सीधा 50 एम्पियर, समझ ना। तो इतना एक छोटे से साइन से ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज सोर्स कैसे, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं वोल्टेज सोर्स में। पैरेलल में हम जानते हैं कि दो वोल्टेज सोर्स हमेशा क्या होंगे, उन दोनों की वोल्टेज सोर्स की या फिर वोल्टेज हमेशा क्या होगी, सेम होगी, ये ध्यान रखना। वोल्टेज सोर्स cannot be connected in parallel unless the two sources have identical voltage। पूरे सर्किट में आपका अनरियलिस्टिक बिहेवियर हो जाएगा अगर दो अनआइडेंटिकल वोल्टेज सोर्स को आपने लगा दिया था। यू कैन नॉट कैलकुलेट द करंट और वोल्टेज एट दैट एंड बिकॉज इट इज इनवैलिड सर्किट। मैं बता चुका हूं आपको, ये दोनों सर्किट V1 और V2 तभी पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं जब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, V1 बराबर V2, और रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी इनकी, दोनों की वैल्यू एक ही। सपोज ये 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है, तो इसकी रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी होगी, 5 वोल्ट, ठीक है। तो दिस आर द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, पैरेलल कनेक्शन ऑफ करंट सोर्सेस। अब सबसे पहले पैरेलल की बात करते हैं। I1 इस नोड पे I1 जा रहा है विथ सेम रेफरेंस डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है, ये भी करंट इधर जा रहा है, ये भी करंट इधर जा रहा है, और जो रिजल्टेंट करंट होगा वो दोनों को क्या होगा, समेशन, KCL सिंपल। तो I1 प्लस इन दोनों को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ये सर्किट में बहुत सारे आएगा क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, उसमें दो करंट सोर्स आपको दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को ऐड कर लो और एक ही वैल्यू दे दो। सपोज ये 5 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है, तो रिजल्टेंट 8 एम्पियर, दो ब्रांचेस की जगह एक ही ब्रांचेस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसको। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ओके, विथ सेम रेफरेंस डायरेक्शन। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं, अगर मैंने ये डायरेक्शन माना है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन माना है, ये I1 इस तरफ करंट फ्लो करवा रहा है और ये इस तरफ फ्लो करवा रहा है, मुझे इसका निकालना है, तो इसका इन दोनों को भी हम एक सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I2। बट अगर मैं इसे अपोजिट मानू, यानी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ मानू, तो ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। आप पे डिपेंड है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, बट आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ करंट सोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रिजल्टेंट सिंगल करंट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, सीरीज कनेक्शन। अब मैं बता चुका हूं कि द करंट सोर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज अनलेस द टू सोर्सेज हैव आइडेंटिकल वैल्यूज। क्योंकि सीरीज में करंट तो क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट। तो अगर इसका मतलब हुआ ये 5 एम्पियर फ्लो करवा रहा है, ये 3 एम्पियर, तो भाई फिर से कंफ्यूज हो जाएगा, ये आपस में लड़के मतलब लड़ते रहेंगे। तो हमेशा याद रखना कि दो सीरीज के अंदर कभी भी दो डिफरेंट करंट सोर्स नहीं कनेक्ट हो सकती, जैसे कि पैरेलल में डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं हो सकती। दो करंट सोर्स सीरीज में तभी कनेक्ट हो सकती हैं जब दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम, यानी ये भी 3 एम्पियर है और ये भी 3 एम्पियर है, और रिजल्टेंट क्या आएगा, 6 एम्पियर नहीं आ जाएगा, ये ध्यान रखना, रिजल्टेंट 6 एम्पियर नहीं आएगा क्योंकि सीरीज में करंट एक ही फ्लो करेगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 एम्पियर। I1 बराबर I2, ये दोनों तभी कनेक्ट हो सकती है जब दोनों की वैल्यूज क्या हो, सेम, और I1 प्लस I2 नहीं होगा। जैसे वोल्टेज में आप V1 प्लस V2 नहीं करते, V1 प्लस V2 नहीं हो रहा, एक ही हो रहा है। ये 5 प्लस 5 10 वोल्ट नहीं हो जाएगा, 5 ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखने वाली चीजें। अगर ये दोनों डिफरेंट सोर्सेस हैं, 3 और ये 5 एम्पियर है, दिस इज कॉल्ड इनवैलिड सर्किट, ओके, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले।
ओके, द लास्ट कनेक्शन इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं आप कई बार। मतलब वोल्टेज सोर्स भी है सर्किट के अंदर और करंट सोर्स भी है, और मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस एक बार छोड़ देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तब ये लगेगा नहीं। तो इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the current source output flows to the voltage source without affecting its voltage, so the combination is equal to the current source। मतलब ये देखो कुछ नहीं है, एक सीरीज सर्किट है, पहले सीरीज में मैंने वोल्टेज और करंट सोर्स लगा दिया, ये करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स। आप जानते हो कि सीरीज के अंदर क्या चेंज नहीं होता, वोल्टेज तो चेंज हो जाती है लेकिन क्या चेंज नहीं होता, करंट। ये दिमाग में बिठा लेना थ्रू आउट द सर्किट। जब भी सीरीज सर्किट आएगा, सीरीज के अंदर थ्रू आउट द सर्किट द करंट इज सेम और कांस्टेंट। और आपका अगर पैरेलल है तो पैरेलल में थ्रू आउट द सर्किट द वोल्टेज सोर्स इज सेम। ठीक है, तो अब ये सीरीज है, तो सीरीज में मैं इसको किससे प्रेजेंट कर सकता हूँ, सिर्फ एक करंट सोर्स से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये 5 एम्पियर है तो ये भी 5 एम्पियर ही होगा। ये वोल्टेज को आप हटा के इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, अब वो दूसरी बात करते हैं, अगर इन दोनों को मैं पैरेलल में लगा देता हूँ, इसमें लगा रहा हूँ पैरेलल में, V और I। अब करंट मैं नहीं निकाल सकता इसमें कितना आ सकता है, क्योंकि मुझे इसमें से करंट नहीं पता। जैसे सीरीज के अंदर मुझे इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज नहीं पता, तो वोल्टेज नहीं पता तो मुझे करंट तो पता ही है। और इसके अंदर मुझे करंट पता है क्या, इस वोल्टेज सोर्स के अंदर, हाँ मुझे पता है I होगा। इसलिए इन दोनों को मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसे ही इसमें देख लो, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो V होगा। बट क्या मुझे इसके अंदर करंट पता है, नहीं पता। इसलिए मैं इस पूरी इक्विवेलेंट सर्किट को किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, एक वोल्टेज सोर्स। तो हमेशा याद रखना, पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर दो जो भी है, और अगर सीरीज में तो करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स। ठीक है, मुझे अगर प्रैक्टिकली बात करूं आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देगा तब ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये आपको कुछ बेसिक्स हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। छोटी छोटी इन्हीं में से गेट के सवाल आते हैं, क्योंकि यही चीज आप क्या करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो, छोटी छोटी चीजें आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, वाई और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको स्टार डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्टार डेल्टा, कंफ्यूज मत हो जाना, सेम चीज है। ये कब काम में आता है, अभी आपने सीरीज पैरेलल बहुत देख लिया, बट ये सर्किट देखिए एक बार, ये वाला सर्किट, इसमें आप बता सकते हो क्या, आर R2 और R3 पैरेलल में है क्या। मैंने पैरेलल में कब क्या कहा था, पैरेलल में तभी कहेगा दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। बट ये रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, अगर हाँ ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं होता तो R2 और R3 पैरेलल में होते, बट R4 आ गया। तो ऐसी सर्किट, ब्रिज सर्किट या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहां पे आप बता नहीं सकते कि मेरा रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक की इजाद हुई, उसे कहते हैं वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और जो भी स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये ध्यान रखना, जहां पे भी मुझे नहीं पता कि R2 R3 पैरेलल में है या R4 सीरीज में है या R5 R6 सीरीज में या पैरेलल में, तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं चेंज कर दूंगा, दूसरे सर्किट को कन्वर्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया, तो ये से कॉम्प्लिकेट। अब ऐसे सर्किट 4 टाइप के होते हैं, सिंपल। सबसे पहला होता है आपका स्टार। ठीक है, इस स्टार को दूसरा नाम आप टू पोर्ट नेटवर्क में टी नेटवर्क पढ़ोगे। मुझे बताओ, ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही तो है भाई, अलग थोड़ी है। हम इस 2 टर्मिनल रेजिस्टेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 टर्मिनल नेटवर्क में। 3 टर्मिनल, देखो 3 टर्मिनल है, 1 3, और ये 4 आप सोच रहे हो कॉमन है, 2 और 4 तो एक ही तो है। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 और 4 क्या है, एक ही है। ये 3 टर्मिनल सर्किट है। ठीक है, मेनी सर्किट्स ऑफ द टाइप शोन ब्रिज नेटवर्क आर सिंप्लीफाइड यूजिंग 3 टर्मिनल इक्विवेलेंट नेटवर्क। यानी इन सब सर्किट को हम 3 टर्मिनल नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, वो सिंपल है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ, स्टार कह लो या टी कह लो, एक ही बात है ना। R1 R2 को सीधा कर दो, ये टी बन जाएगा, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो एक टाइप का स्टार हुआ, या फिर इसे वाई भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हुआ, डेल्टा और पाई, दोनों सेम है। डेल्टा मतलब ट्राइंगल ऐसा। ये मुझे बताओ, इस सर्किट और इस सर्किट में कोई डिफरेंस है क्या, कोई नहीं है। ये देखो, ये नोड को मैं हटा के यहाँ लगा दूं, इसको यहाँ लगा दूं, यही तो बनेगा पाई के फॉर्म में। तो दोनों सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना।
ठीक है। तो दो टाइप के हुए, स्टार या डेल्टा या फिर टी और पाई नेटवर्क। ये सब आप 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर पढ़ोगे। तो ऐसा कॉम्प्लिकेट सर्किट है, अब आप इसको देख के बता नहीं सकते कि भाई ये सीरीज में या स्टार में। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन, कन्वर्ट कैसे करोगे। ठीक है, ये फिगर है। डेल्टा वाला कौन से, डेल्टा के 3 टर्मिनल्स हैं, 3 रेजिस्टेंस होंगे इसके। ये आर ए है, ये आर बी है, ये आर सी। ये किसके रेजिस्टेंस है, डेल्टा के, ब्लैक कलर। ओके, अब ये मुझे गिवन है, ये वाले गिवन है, लेकिन मुझे इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये वाई के फॉर्म में या स्टार के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बीच में R1 R2 R3 दिख रहे हैं आपको, ये क्या है आपके स्टार कनेक्टेड और वाई कनेक्टेड और टी कनेक्टेड। ठीक है ना, सारे की चीजें। तो डेल्टा से वाई ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसका ये सर्किट है। ऐसे ही ये वाला सर्किट देखिए, आपके पास क्या गिवन है, जो ये डार्क है R1 R2 R3 स्टार गिवन है, लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में। डेल्टा ये डॉटेड लाइन है ब्लू कलर वाली। ठीक है, उसके रेजिस्टेंस क्या है, आर ए आर बी आर सी। इसका मतलब ये हुआ, मैं एग्जांपल करके बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा कि भाई जब भी इससे रिप्लेस करोगे, ये आर ए है ना, सॉरी आर सी है, ये आर ए ये है, आर बी ये है। इसको कन्वर्ट हम किसमें कर सकते हैं, R1 R2 R3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले फॉर्मूला याद करने की भी ट्रिक है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाई टू डेल्टा कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास वाई टू डेल्टा, मतलब मेरे पास स्टार तो पहले से है, कहां पे है, ये रहा स्टार, R1 R2 R3 मेरे पास पहले से है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में। मुझे इसको हटा के ये दे रखा है, तो मुझे इसको हटा के इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, सॉरी उल्टा, इसमें कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, स्टार की वैल्यू। और स्टार की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लेटर्स R1 R2 R3, ये ध्यान रखना, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना। और ए बी सी जो आपकी अल्फाबेटिकल और है, वो किसकी टर्मिनल्स हैं, आपके डेल्टा के। तो मेरे पास मुझे निकालने क्या है, आर ए निकालना है, आर बी निकालना है और आर सी निकालना है। और मेरे पास क्या है, R1 R2 R3। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो इन सबके न्यूमरेटर के अंदर तो सेम ही चीज है, कुछ नहीं करना। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 इंटू R1, यानी सभी रेजिस्टेंस का आपस में प्रोडक्ट करके ऐड कर दो, न्यूमरेटर सेम। अगर मुझे आर ए निकालना है, आर ए कौन सा है, ये आर ए के जस्ट अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस दे रखा है, R1, उससे डिवाइड कर दो, बस। तो आर ए निकल गया। आर बी कौन सा है, ये रहा आर बी। तो ऊपर न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, जस्ट अपोजिट वाला, आर बी के अपोजिट कौन सा है, R2, तो R2 लिख दिया मैंने। आर सी, आर सी कौन सा है आपका, ये रहा। इसके जस्ट अपोजिट वाला कौन सा है, R3, ये रहा। तो वाई टू डेल्टा, जब भी डेल्टा में करो तो ऊपर वाली जो भी स्टार की जो टर्म्स है उनको आपस में प्रोडक्ट करके सबके साथ ऐड कर दो, और डिवाइड बाई जो भी रेजिस्टेंस आप निकालना चाहते हो डेल्टा, उसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R1 रख दो। तो दिस इज स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। यानी आपको कौन से टर्मिनल दे रखे होंगे, ये रहे ब्लैक कलर वाले, जो डार्क वाले ये दे रखा है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दो ऐसे ही। मुझे क्या निकालना होगा, R1 R2 और R3। ठीक है, वहां पे न्यूमरेटर सेम था, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। कुछ नहीं करना, जो भी आपके डेल्टा के जो भी रेजिस्टेंस है, RC RA, इन तीनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में रख दो। ये रहा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब सेम है। ओके, अब ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर देखो मुझे क्या निकालना है, R1 निकालना है। R1 के साथ किस कौन कौन, ये नोड पे R1 के साथ कौन कौन से डेल्टा वाले कनेक्टेड है, RC और RB। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, RB RC अपॉन RA के साथ। ऐसे R2 के साथ कौन कनेक्टेड है, RA और RC। ऐसे RC के साथ कौन कनेक्टेड है, RA और RB। तो ये कन्वर्जन हो गया डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। समझ में, इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये आपके बेसिक्स यहाँ पे आज हमने क्या क्या देखा है। बेसिकली हमने स्टार्टिंग से सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस 1 अपॉन इनवर्स में ऐड होते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल देख लिया, करंट डिवीजन रूल देख लिया। ठीक है, फिर डिफरेंट कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स देख लिया हमने, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है हमने, करंट ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं। तो प्लीज आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ इसको 5 मिनट रिवाइज करना है, एक बार देख के। पीडीएफ में आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा,
ठीक है, तो प्लीज रिवाइज करो तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप याद रहेंगे, और जब सर्किट सॉल्व करोगे तो अपने आप कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं क्लास एंड करता हूँ। ठीक है, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है ना। मैं एक सेकेंड रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।